स्वप्ना नागलोक की सबसे सुंदर और प्रिय नागिन थी, होती भी क्यों ना, क्योंकि उसके चुलबुले स्वभाव ने नागलोक में सबका मन मोह लिया था। स्वप्ना की माँ सुष्मिता भी उसको बेहद प्रेम करती थी। एक सुबह स्वप्ना आराम से अपने कक्ष में गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसको सपने में एक अनजान आदमी दिखाई देता है, जो उसके करीब आकर बोलता है, आ जाओ मेरे पास, मैं मुसीबत में हूँ, भूखा हूँ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। जैसे जैसे सपने में वो अनजान शख्स स्वप्ना के करीब आने लगता है, वो डरने लगती है और अचानक ही उसकी आंखें खुलती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, माँ। स्वप्ना की आवाज सुनकर उसकी माँ घबराते हुए अपनी बेटी के पास आती है और उसको ऐसे परेशान देखकर बोलती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? कोई बुरा सपना देखा क्या? माँ, कोई अनजान सा शख्स मेरे सपनों में आया जो मुझे पुकारता है और कहता है मैं मुसीबत में हूँ। क्या तुम जानती हो उसको कौन है? कभी देखा है? नहीं माँ, मैंने आज तक उस इंसान को नहीं देखा। कोई नहीं पुत्री, इसको एक बुरा स्वप्न समझकर भूल जाओ। कभी कभी ऐसे ख्वाब आ जाते हैं। चलो उठ जाओ, अब मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म जहर वाला भोजन बनाती हूँ। ठीक है माँ, कोबरा के जहर की सब्जी बनाना, मुझे वो बहुत पसंद है। सुष्मिता स्वप्ना का ध्यान उस बुरे सपने से हटा देती है। कुछ देर में स्वप्ना से मिलने उसका मित्र नागेश आता है, जिसको देखकर स्वप्ना बोलती है, नागेश, तुम आ गए, आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहीं स्वप्ना को भी तो मुझसे प्यार नहीं हो गया? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो अपने दिल की बात बोलने की हिम्मत कर ही नहीं पाऊंगा कभी। अरे सोच क्या रहे हो, बाद में ध्यान लगाना, पहले चलो मेरे साथ। स्वप्ना नागेश के साथ नागलोक के बगीचे में जाती है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोलती है, पता है नागेश, मुझे आज एक बहुत बुरा स्वप्न आया जिसमें एक अनजान शख्स मेरे सपनों में आकर मुझे आवाज लगा रहा था, अपने पास बुला रहा था। क्या? कौन था वो? कोई नाग या इंसान? बताओ। ये तो मुझे भी नहीं पता। कहीं मेरे साथ पुनर्जन्म जैसा कोई किस्सा तो नहीं? कहीं मैं नागिन होने से पहले कोई इंसान या देवी तो नहीं थी? और वो सपनों में दिखने वाला अनजान शख्स मेरा पुराना प्रेमी तो नहीं? ये तुम क्या बात कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। पुनर्जन्म जैसा कोई सत्य नहीं होता। ये बस इंसानों की बनाई हुई काल्पनिक कहानियाँ हैं, जिसको वो अपने धारावाहिकों में इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे वो अनजान शख्स क्यों दिखाई दिया मेरे ख्वाब में? कोई तो नाता होगा उसका और मेरा। कितनी बार आया है तुमको ये ख्वाब? आज ही आया है बस। वाह, एक दिन के ख्वाब से तुमने अपनी पुनर्जन्म तक की कहानी सोच ली। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक आम ख्वाब है जो कभी कभी आ जाते हैं। और जरा ध्यान अपने पुनर्जन्म की प्रेमी से हटाकर इस जन्म के प्रेमी पर लगाओ। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। नागेश के कहने पर स्वप्ना उस सपने के बारे में इतना नहीं सोचती और पूरा दिन वो नागेश के साथ गुजारती है। शाम होने पर अपनी माँ के साथ वो रात का भोजन करने के बाद आराम करने के लिए अपने कक्ष में जाकर सो जाती है। और जैसे ही सुबह होने का समय होता है तो उसको वो सपना दोबारा आता है और इस बार वो सपने वाला शख्स उससे रोते हुए बोलता है, आखिर कब आओगी तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं यहाँ लाखों की भीड़ में भी अकेला हूँ, मुझे संभालो, आकर आ जाओ। सपने में वो शख्स अपनी बातें बोलते बोलते जैसे ही स्वप्ना के करीब आने लगता है, तभी उसकी आंखें खुलती है और इस बार वो परेशान होकर बोलती है, माँ, तुम कहाँ हो? यहाँ आओ माँ, जल्दी आओ। क्या हुआ? तूने फिर कोई बुरा सपना देखा मेरी बच्ची? हाँ माँ, वही अनजान आदमी दोबारा मेरे सपनों में आया। ये सब क्या हो रहा है माँ? कहीं ये कोई गहरा राज तो नहीं? मेरा कोई पिछले जन्म का रहस्य? पिछले जन्म जैसी कोई बात नहीं होती स्वप्ना। और हम नाग नागिने तो 100 वर्ष की अवधि के बाद इच्छाधारी बनते हैं, जिसके बाद हमारी मृत्यु हमारी इच्छा अनुसार होती है। तो माँ, आखिर इन ख्वाबों के पीछे हकीकत क्या है? तुम परेशान मत हो, मैं पता करूंगी नागलोक के वैद्य के पास जाकर कि इसका क्या कारण है। तुम अपना ध्यान रखना। उस समय तो स्वप्ना इस सपने का जिक्र नहीं करती, लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी एक सखी आशा को अपने ख्वाब के बारे में बताती है तो आशा उससे बोलती है, स्वप्ना मेरी सखी, मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा कोई पुनर्जन्म है और सपने में दिखने वाला इंसान तुम्हारा पिछले जन्म का प्रेमी है ना? मुझे भी यही लगता है, पर अगर ये सच है तो मेरे पिछले जन्म का प्रेमी बहुत मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी।
वो मेरे से कितना प्रेम करता होगा ना, तभी उसके सपने मुझे रोज आते हैं। हाँ, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पिछले जन्म के प्रेमी को तुम अब भी याद हो, वरना आज के समय में तो मनुष्य वर्तमान के प्रेमी को भी भूल जाते हैं। सत्य कहा सखी। दोनों की ये बातें वहाँ छुपकर नागेश सुन लेता है और स्वप्ना और आशा के पास जाकर बोलता है। स्वप्ना, ये क्या तुम पिछले जन्म की बातें और प्रेमी जैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब काल्पनिक बातें हैं। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? और पुनर्जन्म किसी ने आंखों से नहीं देखा होता, उसकी तो बस यादें होती है जो सपने में आती है। अरे तुमको अपने उस अनजान सपने और शख्स की पड़ी है। मेरा प्यार, मेरी परवाह तुमको नजर नहीं आती। मुझे बुरा लगता है, मेरा दिल दुखता है जब तुम किसी पुनर्जन्म और प्रेमी की बात करती हो। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? लेकिन मुझे माफ करना नागेश, मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे लगता है सपने में आने वाला अनजान शख्स मेरा पिछले जन्म का प्रेमी है, इसलिए मुझे उसकी तलाश में जाना ही होगा। माफ करना। स्वप्ना अपनी सखी आशा के साथ पृथ्वी लोक जाती है और वहाँ आम इंसान का रूप लेकर सपने वाले शख्स को ढूंढने लगती है। बहुत देर की तलाश के बाद उसको एक सड़क के किनारे रेड लाइट होने पर गाड़ियों के बीच एक फटे पुराने गंदे कपड़ों में भानु नाम का भिखारी दिखता है, जो कि हूबहू स्वप्ना के सपनों में आने वाले शख्स की तरह दिखता था, जो गाड़ियों के पीछे भागता हुआ बोलता है। दे दाता के नाम, तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। अपने सपने में आने वाले अनजान शख्स को भिखारी के रूप में देखकर स्वप्ना बोलती है। नहीं, मेरा प्रेमी एक भिखारी है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं एक भिखारी से प्यार करती थी पिछले जन्म में। नहीं, मैं नहीं, मुझे वापस नागलोक जाना है। स्वप्ना नागलोक में जाकर अपनी माँ से लिपट कर रोते हुए बोलती है। माँ, मेरे सपनों में आने वाला मेरा प्रेमी असल में पृथ्वीलोक का भिखारी है। माँ, मुझे नहीं रहना उसके साथ, उससे अच्छा तो नागेश है। क्या तुम पृथ्वीलोक गई थी? पर क्यों? मैं तुमको यहाँ ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी। स्वप्ना सारा सच बताती है कि कैसे वो सपने में आने वाले शख्स को अपना प्रेमी समझकर उसकी तलाश में पृथ्वीलोक गई और वो उसे वहाँ भीख मांगते हुए मिला। ये सब सुनने के बाद उसकी माँ उसे बोलती है। तुम पागल हो स्वप्ना, मैंने बोला था नाग नागिनों का कोई पिछला जन्म नहीं होता, और तुमको ये सपने आने का कारण मैंने नागलोक के वैद्य से पता कर लिया है। क्या कारण है माँ मुझे उस आदमी के सपनों के आने का? तुमको याद है कि कुछ हफ्ते पहले पहली बार तुम पृथ्वीलोक गई थी, तब अनजाने में इस भिखारी से तुम्हारा स्पर्श हो गया था। और नागलोक का ये नियम है कि अगर कोई भी नागिन पहली बार धरती लोक पर जाती है और किसी इंसान को छू लेती है, तो जब भी वो इंसान किसी मदद के लिए पुकारेगा तो उस नागिन को उसके सपने आएंगे। मदद? पर वो तो बिल्कुल ठीक था, उसे क्या मदद चाहिए थी मुझसे? याद करो कि वो एक भिखारी है, और जब जब वो भीख मांगने के लिए लोगों को आवाज लगाएगा तब तब तुमको उसके सपने आएंगे। इसका मतलब वो मेरा पिछले जन्म का प्रेमी नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में तो मैंने नागेश को मना कर दिया। अब मैं क्या करूँ माँ? मैंने तो तुमको समझाया था कि पिछला जन्म कुछ नहीं होता, अब तुम खुद भुगतो। मनाओ जाकर नागेश को, नहीं तो वो भिखारी भानु भी अच्छा ही है। कभी नहीं। बेचारी स्वप्ना अपनी गलती पता लगने पर नागेश को सब सच बताकर उससे माफी मांगती है, लेकिन नागेश उससे बोलता है। मैंने तुमको कहा था कि पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, फिर भी तुम अपने एक सपने की वजह से मेरा प्यार ठुकरा कर चली गई। कल को कोई और तुम्हारे सपने में आएगा, तुम दोबारा चली जाओगी। इसीलिए माफ कर दो स्वप्ना, ऐसी सपनों में जीने वाली नागिन को मैं नहीं अपना सकता। नहीं नागेश, ऐसा मत कहो। स्वप्ना के लाख माफी मांगने पर भी नागेश उसको माफ नहीं करता और अंत में बेचारी स्वप्ना अपने ख्वाबों के कारण अपना असल जीवन का प्रेमी गवा बैठती है, जो उसे सच्चे दिल से प्रेम करता था। इसीलिए सपने इंसानों को ही नहीं, नागिनों की जिंदगी को भी उथल पुथल कर सकते हैं। इसीलिए सत्यता में ही जीना सीखिए। रूप और शीशा दोनों बीन की धुन पर नाचने में मगन थी। उनको अपने आसपास की कोई खबर नहीं थी। इसी बीच कनिष्ठ शीशा और रूप को छुपकर देख रहा था। वो शीशा और रूप को देखकर उनकी धुन में खो जाता है और वो उनके बीच जाकर बीन की धुन पर नाचने लगता है। कनिष्ठ को उन दोनों नागिनों के साथ नाचता देखकर उसकी प्रेमिका ज्वाला झुलस जाती है
और उनके ध्यान को भंग करते हुए गुस्से में बोलती है। कनिष्क, ये क्या हो रहा है? आप इन दो नागिनों के साथ क्या कर रहे हैं? आपको मुझसे ज्यादा इनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं ज्वाला, ऐसा नहीं है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं। मैं ही इन्हें देखकर मोहित हो गया था। इन्हें कुछ मत करो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। ज्वाला गुस्से में आकर अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है। गुस्से में चूर होकर वो शेषा और रूप को भस्म कर देती है। ज्वाला उन्हें खत्म करके एक गुफा में जाकर तपस्या करने लगती है। कनिष्क ज्वाला के जाने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो 100 वर्षों के लिए अपने आप को एक संदूक में बंद कर लेता है। शेषा और रूप की आत्माएं स्वर्ग में अपने पुनर्जन्म का इंतजार करती है। शेषा और रूप का इंतजार अब खत्म हो चुका था। दोनों का पुनर्जन्म होता है। रूप को इस बार नाग का जन्म मिलता है और शेषा एक बहुत ही खूबसूरत नागिन बनती है। उसके काले घने बाल जमीन तक लहराते हुए और उसकी आंखें नीली नीली और उसके माथे पर तीसरी आंख को देखकर कोई भी उस पर आकर्षित हो जाए, ऐसी तो उसकी सुंदरता थी। आखिरकार ज्वाला भी अपनी तपस्या को समाप्त करके दोबारा कनिष्क की खोज में निकल जाती है। ऐसे ही ज्वाला की मुलाकात शेषा और रूप से होती है और ज्वाला उसके पास जाकर बोलती है। जी सुनिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल सकता है? जी आप इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। शेषा और रूप ज्वाला को पहचान लेते हैं। शेषा उसे पीपल के पत्ते की कूपी बनाकर पानी पिलाती है। ज्वाला पानी पीकर दोबारा कनिष्क को ढूंढने निकल जाती है। रूप ज्वाला को पहचानते हुए शेषा से बोलता है। ये तो वही दुष्ट नागिन है जिसने हमें जलाकर राख कर दिया था। सब जानती हूँ मैं। रूप, हमें इसका पीछा करना चाहिए। शेषा के इतना कहते ही रूप और शेषा आंखें बंद करते हैं और अपने आप को सपोलों में बदलकर उसका पीछा करते हैं। ज्वाला भटकती हुई कनिष्क का नाम पुकार पुकार कर उसे पूरे नागलोक में ढूंढती है। आखिर में थक हार कर वो रोने लगती है। उसका गम शेषा से देखा नहीं जाता और वो उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी रूप उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है। ये तुम क्या करने जा रही हो? वो हमारी दुश्मन है और तुम उसका भला चाहती हो। रूप, मुझे जाने दो। शेषा इतना बोलकर ज्वाला के पास जाकर उसे उसके रोने की वजह पूछती है। शेषा को सारी बातें समझ आती है और वो अपनी तीसरी आंख से ध्यान लगाती है, जिससे वो 100 साल पहले कनिष्क का पता लगाती है। शेषा उसका हाथ पकड़कर उसे उस संदूक के पास लेकर जाती है। ज्वाला संदूक को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी संदूक नहीं खुलता। शेषा अपनी अंगूठी से हीरा निकालकर उस संदूक पर रखती है। संदूक खुलने पर कनिष्क बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है। ज्वाला उसकी ये हालत देखकर अपने आप को कोसते हुए बोलती है। ये क्या हो गया मुझसे? मेरी गलती की सजा मेरे कनिष्क ने अपने आप को दी। पूरे 100 वर्षों तक उन्होंने अपने आप को इस संदूक में बंद रखा। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। नहीं ज्वाला, ऐसा मत कहो। नहीं, मुझे मरने दो। इतना बोलकर ज्वाला वहाँ से गायब हो जाती है। शेषा कनिष्क को होश में लाने की कोशिश करती है। वो उसे संदूक से बाहर निकालकर उसके सर को अपनी गोद में रख लेती है। उसे अपने हाथों से धीरे धीरे उठाने की कोशिश करती है। कनिष्क पर उसकी दिव्य रोशनी पड़ने की वजह से वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर बोलता है। मैं कहाँ हूँ? मेरी ज्वाला कहाँ है? और तुम कौन हो? मुझे खुशी है कि आपकी मूर्छा टूट गई। मेरी कोशिश सफल रही। कनिष्क उसके चेहरे को देखते हुए कहीं मानो खो सा जाता है और वो शेषा से बोलता है। तुम इतनी सुंदर कैसे हो सकती हो और तुम मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही हो? सही कहा आपने। मैं वही नागिन हूँ जिसे आपकी प्रेमिका ज्वाला ने गलतफहमी में आकर जलाकर मार डाला था और फिर 100 सालों बाद मुझे ये अद्भुत रूप मिला।
लेकिन तुम तो 2 थी ना, तुम्हारी वो साथी कहीं नहीं दिख रही। हाँ, हम 2 बहनें थी, लेकिन अब वो मेरा भाई है रूप, जो मेरे साथ ही है। अगर साथ है तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? मुझसे नाराज है थोड़ा, क्यों नाराज है वो तुमसे? क्योंकि मैंने ज्वाला की मदद की। लेकिन ज्वाला ने तो तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने उसकी मदद करने की कोशिश की। मैं उसे अपनी अच्छाई से बदल देती, लेकिन उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। सच में मान गए तुम्हें। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी ज्वाला की जगह नहीं दे सकता। काश ज्वाला भी तुम जैसी होती। मुझे अपनी ज्वाला में तुम्हारी छवि देखनी है। मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं मेरा ये जीवन तुम्हारी दोस्ती में ही काट लूंगी। इधर ज्वाला खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने रूप खड़ा होता है और बोलता है, तुम क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हो? तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं? मेरे प्रेमी कनिष्ठ ने मेरी गलती की सजा खुद को दी है और आज वो मेरे साथ जिंदा नहीं है। मैं खुद को सजा देना चाहती हूँ। अगर तुम अपने आप को मारकर उसे वापस ला सकती हो तो जरूर अपने आप को मार दो। अगर वो तुम्हारे मरने पर भी वापस न आया तो क्या करोगी तुम? रूप को भी यही लगा था कि ज्वाला का प्रेमी तो मर चुका है, और फिर रूप की इतनी बात सुनकर ज्वाला सोच में पड़ जाती है। रूप उसे समझाता है और 100 साल पुरानी उसकी गलती के बारे में भी बताता है, जिसे सुनकर ज्वाला बोलती है, मुझे माफ कर दो रूप, मेरी गलतफहमी की वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई। मैं कैसे अपने आप को इस पाप के बोझ से मुक्त करूं? सिर्फ प्रयाश्चित करके तुम लोगों का भला चाहो बस। वक्त बीतने के साथ साथ ज्वाला को रूप से प्यार हो जाता है और कुछ ही समय बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन इधर कनिष्ठ ज्वाला के आने का इंतजार कर रहा था। शेषा भी कनिष्ठ को चाहने लगी थी, लेकिन कनिष्ठ ज्वाला से प्यार करता है। इसी बात को सोचकर वो हमेशा चुप थी। एक दिन जंगल में शेषा और कनिष्ठ घूम रहे होते हैं और ज्वाला और रूप को एक साथ देखकर कनिष्ठ को बहुत दुख होता है और वो शेषा को अपने पास बिठाकर बोलता है, मैं अभी भी उसका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो किसी के साथ खुश है, और अगर वो खुश है तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। उसे खुश देखकर भी मैं खुश हूँ। ज्वाला ने और किसी से नहीं, मेरे भाई से शादी की है। क्या तुम्हारा भाई? हाँ, और मुझे ये भी पता है कि उसने ज्वाला से शादी क्यों की है। लेकिन ये सब तुम कैसे जानती हो? आप मेरा हाथ पकड़िए, आपको सब पता चल जाएगा। कनिष्ठ उसका हाथ पकड़ता है और ज्वाला की खुदकुशी से लेकर शादी तक की सारी सच्चाई को पहचान लेता है। कनिष्ठ ये सब जानने के बाद शेषा से पूछता है, तुम ये सब कैसे जान सकती हो? तुम्हारी शक्तियाँ और नागिनों से अलग हैं। हाँ, मैं चाहूँ तो ज्वाला तो क्या, इस दुनिया को भी खत्म कर सकती हूँ अपनी तीसरी आँख से। लेकिन मेरी ये शक्तियाँ नाजायज इस्तेमाल के लिए नहीं हैं, बल्कि लोगों की भलाई और इस नागलोक की अच्छाई के लिए हैं। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन ये बात मैंने आपसे छुपाई क्योंकि आप अभी भी ज्वाला से प्रेम करते हो और मुझे ये भी पता है कि आप आगे भी उससे प्रेम करते रहोगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें अपना बनाना चाहूँ तो तुम मेरे पास नहीं आओगी। मैं आपकी दोस्त ही ठीक हूँ। इस जन्म में तो इस काबिल नहीं कि मैं तुम्हारे लिए बन जाऊँ, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में मैं तुम्हारा हमसफर बनूं। ज्वाला नागिन के धोखे के बाद कनिष्ठ तो पूरी तरह टूट ही गया था, लेकिन एक नागिन के धोखे ने फाइनली कनिष्ठ को एक अच्छी दोस्त से तो मिलवा ही दिया। सांप और नेवले की दुश्मनी के चर्चे तो विश्व विख्यात है। उनकी दुश्मनी ऐसी है कि एक दूसरे के सामने आते ही दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। लेकिन शायद अब वक्त बदल रहा है, क्योंकि नागलोक में रहने वाली विश्व सुंदरी नागिन नंदिनी को अपने ही दुश्मन नेवले नवलेश से मोहब्बत हो गई थी और नवलेश भी अपने बरसों की दुश्मनी को भुलाकर नागिन के प्यार में पड़ चुका था। लेकिन एक शाम नागलोक के बगीचों में भ्रमण करते हुए नंदिनी अपने दिल में चल रही कश्मकश को अपनी सहेली बरखा के सामने बयान करते हुए बोलती है, बरखा, मुझे किसी से प्रेम हुआ है। शायद तुम सुनकर हैरान हो जाओगी, क्योंकि वो क्या नंदिनी, तुमको प्यार हुआ है? ये तो बहुत खुशी की बात है। बताओ बताओ, कौन है वो जिसको हमारी नंदिनी ने पसंद किया है? सच में मैं तो बहुत उत्साहित हूँ ये जानने के लिए कि किस नाग की किस्मत चमकी है।
मैं तुम्हें उसकी पहचान बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या प्यार में जात पात, बिरादरी, रंग रूप, दुश्मनी ये सब देखकर किया जाता है क्या? नहीं, प्यार तो एक ऐसा एहसास है जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और जरूरी नहीं कि प्यार उससे ही हो जो हमारे आसपास है। प्यार तो दुश्मन से भी हो सकता है। मतलब तुम ये मानती हो ना कि प्यार दुश्मन से भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हमारी तो कोई गलती है ही नहीं, उसे तो हमारे दिल ने चुना है। हाँ बाबा, अब अगर तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो बताओ मुझे, कौन है वो खुशकिस्मत जिसने हमारी विश्व सुंदरी नागिन का दिल चुराया है? जिससे मुझे प्यार हुआ है वो कोई नाग नहीं है, ना ही कोई इंसान है, ना ही कोई देवता, बल्कि वो तो सदियों से हमारा दुश्मन रहा है। मुझे नेवले नवलेश से प्यार हुआ है। नंदिनी के मुंह से अपने दुश्मन नवलेश का नाम सुनकर बरखा हैरान हो जाती है और नंदिनी को समझाते हुए बोलती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है नंदिनी, तुम सांपों के दुश्मन उस नेवले से प्यार करती हो, पागल हो गई हो। अगर ये बात नागराज को पता चली तो वो तुमको नागलोक से हमेशा के लिए निष्कासित कर देंगे। मैं उनकी पुत्री हूँ, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। और तुमने ही तो कहा कि प्यार पर किसी का जोर नहीं चलता है, वो तो बस एक एहसास होता है जो किसी के लिए भी पनप सकता है। क्या नवलेश भी तुमसे प्यार करता है? बोलो नंदिनी। इस बात का जवाब देने नागलोक के बगीचों में नागों का सबसे बड़ा दुश्मन नवलेश प्रकट होता है और उसको देखते ही बरखा गुस्से में अपने नागिन रूप में आकर बोलती है। तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नागलोक में आने की? रुको, मैं अभी नागराज को इसकी सूचना देती हूँ। नहीं बरखा, शांत हो जाओ। नवलेश तुम्हें या किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, और तुम पिताजी को कुछ मत बताओ। हाँ नागिन बरखा, मैं यहाँ दुश्मनी बढ़ाने नहीं आया, बल्कि मुझे नंदिनी से सच्चे दिल से प्यार है। सच में मेरा यकीन करो। हाँ बरखा, इसकी बात का यकीन करो। नहीं नंदिनी, तुम बहुत भोली हो। ये नेवले उच्च कोटि के चालाक और जालसाज होते हैं। ये तुमको अपने प्यार के जाल में फंसा के नागलोक से अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखो, नागलोक की राजकुमारी नागराज की बेटी को मैंने अपने प्यार के जाल में फंसा के नागों का ही दुश्मन बना दिया। तुम बहुत भोली हो, पर मैं नहीं, इसलिए मैं इसकी जानकारी अभी नागराज को देती हूँ। बरखा अपना सांप रूप लेकर वहाँ से रेंगते हुए चली जाती है। उसके जाते ही नंदिनी परेशान होकर नवलेश से बोलती है। तुम चले जाओ यहाँ से। पिताजी को अगर हमारे प्यार और तुम्हारे यहाँ होने के बारे में पता चल गया ना, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं नंदिनी, अब इस दुश्मनी को मैं खत्म करके ही रहूंगा। भागना इस दुश्मनी को बढ़ाएगा। मैं यहीं रहकर तुम्हारे पिताजी के सामने अपने प्यार को स्वीकार करूंगा। उसके बाद उनका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। नहीं नवलेश, वो तुम्हें मृत्यु प्रदान कर देंगे, और मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। तुम बस चले जाओ यहाँ से। अगर प्यार करने की सजा मौत है तो मुझे वो भी मंजूर है, लेकिन तुमको छोड़कर अब भागूंगा नहीं। नवलेश जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ बरखा नागराज के पास जाकर सारा सच बयान करती है, जिसके बाद नागराज गुस्से में अपने सिंहासन से उठते हुए बोलते हैं। उस नेवले की इतनी हिम्मत कि नागलोक की राजकुमारी को अपने प्रेम जाल में फंसाए। बरसों से चली आ रही दुश्मनी का बदला वो इस तरह लेना चाहता है। आज इन नेवलों की कहानी ही खत्म कर दूंगा। नवलेश नेवलों के राजा का बेटा है, उसकी मौत नेवले कभी भूल नहीं पाएंगे। बाप तो पहले ही मर चुका है, अब पुत्र की बारी है। सैनिकों, नागलोक में अपनी शक्तियों से अदृश्य पहरा लगा दो, कोई भी नागलोक से बाहर न जा पाए, और नवलेश जहाँ दिखे उसको पकड़कर मेरे पास लाया जाए। नागलोक में नवलेश की तलाश शुरू हो जाती है और कुछ नाग सैनिक उसको बगीचों में नंदिनी के साथ देखकर बंदी बना लेते हैं और घसीटते हुए नागराज के पास लेकर जाते हैं। नंदिनी रोती बिलखती हुई उनसे बोलती है। छोड़ दो मेरे नवलेश को, वो दुश्मनी नहीं बल्कि प्रेम निभाने यहाँ आया है, छोड़ दो। नंदिनी भी बंदी नवलेश के साथ साथ ही दरबार में आती है, जहाँ सैनिक बंदी नवलेश को नागराज के कदमों में फेंक देते हैं और नागराज उसको उठाकर बोलते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमसे बदला लेने के लिए तुमने हमारी पुत्री के संग झूठा प्रेम प्रसंग रचाया। नहीं नागराज, मैं नंदिनी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ और आपसे भी ये अनुरोध करता हूँ कि इस दुश्मनी को भुलाकर उसको और मुझे आशीर्वाद दें। तुमको आशीर्वाद नहीं, मौत मिलेगी। पिताजी,
अगर आपने नवलेश को कुछ भी किया तो आप अपनी इकलौती बेटी को अभी अपनी आंखों के सामने भस्म होते हुए देखेंगे। नंदिनी, तुम अपना संयम खो चुकी हो। ये नेवला है हमारा दुश्मन। इसके लिए तुम अपनी जान देना चाहती हो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। नंदिनी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही नागलोक पर नेवलों की सेना हमला कर देती है और नागराज के सामने नवलेश की मां नाशिनी प्रकट होकर बोलती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नागराज, मेरे पुत्र को बंदी बनाने की? तुम जानते नहीं हो, सांप और नेवले की लड़ाई में हमेशा नेवले ने ही बाजी मारी है। ये जानते हुए भी तुमने मेरे पुत्र को बंदी बनाने का दुस्साहस कैसे किया? गलती तुम्हारे पुत्र की है नाशिनी। उसने एक नाग कन्या से प्रेम करने का अपराध किया। उसको अपने प्रेम के झूठे जाल में फंसाया। आप दोनों अपनी दुश्मनी में मेरे प्रेम को झूठा नहीं बोल सकते। मैंने नंदिनी से सच्चा प्रेम किया है। और मैंने भी पिताजी। नंदिनी को नवलेश के लिए प्रेम भावना स्वीकार करते हुए देखकर नाशिनी बोलती है। सुन लिया नागराज, प्रेम अपराध सिर्फ मेरे पुत्र ने नहीं बल्कि तुम्हारी पुत्री ने भी किया है। इसलिए अगर तुमने मेरे पुत्र को कुछ भी किया तो उसकी सजा तुम्हारी पुत्री भी भुगतेगी। वो नादान है, तुम्हारे पुत्र की चाल को समझ नहीं सकी। लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम नेवलों को पीठ पर छुरा मारना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। मैं चाहूँ तो तुमको मेरे बेटे को बंदी बनाने के अपराध में अभी मौत के घाट उतार सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये दोनों सच में एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं। तो अपनी इस दुश्मनी को परे रखकर इन दोनों की खुशी का तो सोचो। कभी नहीं, मैं अपनी पुत्री को तुम नेवलों के हाथ में कभी नहीं सौंपूंगा। अपने पिता के ये बोल सुनकर नंदिनी समझ जाती है कि उसके पिता उसके प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए वो अपनी शक्तियों से एक अग्नि कुंड प्रकट करके अपने पिताजी से बोलती है। बस पिताजी, नवलेश की माँ उसके प्यार के लिए आपके सामने झुकने को तैयार हो गई, लेकिन आपका अभिमान शायद मेरी खुशी से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आपको मेरी खुशी की परवाह नहीं है तो मैं स्वयं इस अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी, क्योंकि मैं नवलेश के बिना नहीं रह सकती और आपकी पुत्री होने के नाते मैं आपके विरुद्ध नहीं जाना चाहती। इसलिए यही उचित होगा कि मैं अपने आप को स्वयं ही समाप्त कर दूं। नंदिनी ये बोलते ही अग्नि कुंड में कूदने ही वाली होती है। सभी चिल्लाकर उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और कूदने ही लगती है कि तभी नवलेश उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसे गले लगाकर बोलता है। तुम पागल हो नंदिनी, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर तुम अपना जीवन समाप्त करना चाहती हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ इस अग्नि कुंड में खुद को समाप्त करूंगा। जीवित रहकर ना सही, मरकर ही तुम्हारे साथ रह लूंगा। दो दुश्मन जो आज सबके सामने अपने प्यार की एक अलग ही मिसाल कायम कर रहे थे, और शायद ये देखकर नागराज भी समझ गए थे कि अब इस दुश्मनी का अंत दुश्मनी से नहीं प्यार से होने वाला है। इसीलिए वो नवलेश और नंदिनी को रोकते हुए बोलते हैं। रुक जाओ नंदिनी और नवलेश। पुत्री नंदिनी, मुझे माफ कर दो। नागराज का पद संभालते संभालते शायद मैं एक पिता की जिम्मेदारी भूल गया था। इसीलिए अपनी पुत्री को मौत के आगे खड़ा देखकर भी मेरे कदम तुम्हें बचाने के लिए आगे नहीं बढ़े। वो तो शुक्र हो नवलेश ने खुद को बंधन से आजाद करवाते हुए तुमको बचा लिया। तो क्या आप हमारे प्यार को स्वीकारने के लिए तैयार हैं? हाँ पुत्री, तुम दोनों तो मिसाल बनोगे। बरसों से चली आ रही सांप और नेवले की दुश्मनी के अंत का। मुझे तुम्हारा प्यार स्वीकार है। नंदिनी खुशी से अपने पिता को गले लगा लेती है और नवलेश भी अपनी मां नाशिनी का आशीर्वाद लेता है, जिसके बाद धूमधाम से एक नागिन और नेवले का विवाह संपन्न होता है। और किसी ने सही ही कहा था, इश्क सच्चा हो तो पहाड़ों को भी उनके सामने झुकना ही पड़ता है। शिवांशी नागलोक की चुलबुली सी नागिन थी, जिसको नागलोक के नियमों का उल्लंघन करने में बड़ा मजा आता था। आए दिन शिवांशी किसी न किसी नियम को तोड़ने के अपराध में नागलोक में सबके मजाक का पात्र बनती रहती थी, लेकिन उसको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसको जो करना होता था वो करके रहती थी। एक शाम को वो अपने कक्ष की खिड़की से बाहर आसमान को देखते हुए अपनी सखी बानी से बोलती है। बानी, ये आसमान में तारे, चांद और बगीचे के फूलों को देख देख कर मैं पक चुकी हूँ। कुछ ऐसा देखने का मन है
जिससे मेरा मनोरंजन हो। हाँ, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, हमारा मनोरंजन तो तुम्हें देखकर ही हो जाता है। अब तुम्हारे मनोरंजन के लिए हम यहाँ सिनेमा तो नहीं लगवा सकते, क्षमा करना। ये सिनेमा क्या है? मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। बताओ ना, कोई जगह है या कोई देवता? बताओ ना बानी। ये मैंने क्या बोल दिया? अब इसको बताया तो भी समस्या, नहीं बताया तो भी। क्या करूं? तू बता रही है या नहीं? देख, मुझसे झूठ बोलने की तो सोचियो भी मत, वरना हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। इसलिए अब चुपचाप बता कि क्या है ये सिनेमा। अच्छा, बताती हूँ। सिनेमा पृथ्वी लोक के मनोरंजन का साधन है। सिनेमा एक ऐसी जगह है जहाँ तरह तरह की फिल्में लगाई जाती हैं। फिल्में क्या होती है और उनसे मनोरंजन कैसे होता है? एक कहानी के ऊपर अलग अलग कलाकार अपना किरदार निभाते हुए एक फिल्म बनाते हैं, जो लोगों के मनोरंजन के लिए सिनेमा में लगाई जाती है। अच्छा, चल शिवांशी, जरा पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया जाए। तू पागल है? अगर किसी को पता लगा कि तू धरती लोक गई है, वो भी बिना किसी अनावश्यक कार्य के, तो तुझे सजा भी मिल सकती है। कौन बताएगा? तू तो मेरी प्यारी सखी है, तो पता मत लगने दियो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। शिवांशी अपनी आदत से मजबूर एक बार फिर अपने मनोरंजन की तलाश में नागलोक से बाहर पृथ्वी लोक जाती है और बिना किसी को बताए पृथ्वी लोक आकर वो इंसान की बस्ती में जाकर सिनेमा की तलाश करती है और उसके मिलने पर वो अपने जादू से सिनेमा हॉल में जाकर पूरा दिन अलग अलग फिल्म का आनंद उठाती है और शाम होने के बाद वो वापस आने पर अपनी सखी बानी से बोलती है, बानी, ये सिनेमा और फिल्म तो धरती वासियों का बहुत ही अद्भुत आविष्कार है। पता है गब्बर ने सांबा से क्या कहा एक फिल्म में? कौन गब्बर और कौन सांभा? अरे वही गब्बर जिसने बसंती को कांच पर नचवाया था। अरे यार, वीरू की महबूबा। चुप करो तुम। एक दिन में ही पृथ्वी की फिल्में देखकर पगला गई हो। कर लिया ना अपना शौक पूरा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। शिवांशी के वापस आते ही उसकी माँ नैनतारा उसके कक्ष में आकर बोलती है, शिवांशी, पुत्री भोजन कर लो। आज तो तुमने पूरा दिन खुद से कुछ खाने को नहीं मांगा, क्या बात है? मैं यहाँ थी ही नहीं तो क्या ही मांगूंगी। माँ, मुझे भूख नहीं है। शिवांशी, चुपचाप चलकर भोजन करो। मैं देख रही हूँ आजकल तुम बहुत ज्यादा हाथ से निकलती जा रही हो। तुम्हारी शिकायतें सुन सुनकर तो लगता है कि तुम्हें एक थप्पड़ लगा दूं, लेकिन एक माँ का प्यार रोक लेता है। माँ, मार दो थप्पड़, क्योंकि शिवांशी को थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। शिवांशी, बस करो, तुम अब बड़ी हो गई हो। बार बार ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करना तुमको शोभा नहीं देता। अब चुपचाप भोजन करने आ जाओ। शिवांशी का फिल्मों के लिए पागलपन अब बढ़ता ही जा रहा था। वो चुपके से धरती लोक जाते और अलग अलग फिल्में देखकर उसके डायलॉग्स नागलोक में आकर अपने साथी नाग नागिनों पर मारती। एक सुबह वो नागलोक के अपने सभी दोस्तों को बुलाकर बोलती है, मेरे प्यारे मित्रों, क्या तुमको मनोरंजन के नए साधन से मिलना है? शिवांशी, आखिर तुम इनको क्या दिखाने वाली हो? सब्र करो। शिवांशी जादुई गोले पर सबको एक फिल्म का सीन दिखाते हुए बोलती है, देखा तुमने? अच्छा बताओ, किस किस को ये डायलॉग याद हुआ? सभी हाथ खड़े करते हैं और एक एक करके शिवांशी के सामने बोलते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उस फिल्मी डायलॉग को सही से नहीं बोल पाता। तभी बानी बोलती है, मैं कोशिश करती हूँ। एक चुटकी रमेश की कीमत तुम क्या जानो सिंदूर बाबू, सही बोला ना? शिवांशी जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, पागल, ऐसे नहीं। देख, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। दूसरा बोलूं? कितने आदमी थे? हा हा, वो 2 और तुम 3, फिर भी हार गए। वाह शिवांशी। सभी लोग शिवांशी के फिल्मी ज्ञान को देखते हुए तालियां बजाने लगते हैं। तभी उसका दोस्त नागेंद्र, जो कि शिवांशी से प्यार भी करता था, उसके पास आकर बोलता है, शिवांशी, कैसी हो तुम? इतने दिनों से कहाँ गायब थी? दिखती ही नहीं हो अब। मैं रोज तुम्हारी खबर लेने आता हूँ। मुझे तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन शिवांशी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये कैसी विचित्र बातें कर रही हो? पुलिस, मुल्क, ये कैसे विचित्र से शब्दों का इस्तेमाल कर रही हो? कहाँ से सीखे तुमने ये शब्द? बताऊं? पहले वादा करो, तुम किसी को नहीं बताओगे। वादा? किसी को नहीं बताऊंगा। शिवांशी नागेंद्र को अपने कमरे में ले जाकर जादुई गोले पर पृथ्वी की एक फिल्म का सीन दिखाते हुए बोलती है, ये देखो, ये पृथ्वी लोक के सिनेमा पर चलने वाली फिल्में होती हैं, जो वहाँ के मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं।
मैंने वहाँ जाकर वहाँ की सभी फिल्में देखी हैं। सच में पृथ्वीलोक में मनोरंजन का साधन बहुत ही अद्भुत है। तुम पृथ्वीलोक गई थी? जानती हो ये नागलोक के नाग नागिनों के लिए अपराध है कि वो पृथ्वीलोक पर जाकर वहाँ के साधनों का इस्तेमाल करें। पर किसी को कुछ पता भी नहीं चला और मैं देखकर आ भी गई। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी कोई छुपकर उनकी बातें सुन लेता है और नागराज को शिवांशी के इस घंघोर अपराध के बारे में इत्तला कर देता है। कुछ ही देर में नाग दरबार में शिवांशी को बंदी बनाकर लाया जाता है। नगेंद्र भी उसके पीछे पीछे वहाँ आता है। साथ ही इसका पता चलने पर शिवांशी की माँ नैनतारा और सखी बानी भी नाग दरबार में उपस्थित होते हैं और शिवांशी को ऐसे वीडियो में देखकर नैनतारा बोलती है, हे नागराज, ये क्या है? आपने मेरी पुत्री को ऐसे बंदी क्यों बनाया हुआ है? आखिर क्या गुनाह है इसका? नागिन नयनतारा, आप ये अच्छे से जानती हैं कि शिवांशी ने पहले भी कई बार नागलोक के नियमों का मजाक बनाया है, उनका उल्लंघन किया है, लेकिन इस बार बात हद से पार हो गई है। हमारे गुप्तचरों ने हमको बताया कि इस बार शिवांशी ने एक बड़े नियम को ताड़ पर रख दिया। कौन है वो कुत्ते का बच्चा जिसने मेरे खिलाफ जहर उगला? पीठ पर वार किया है उसने। बुलाओ साले को। देखिए नागिन नयनतारा, कैसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है शिवांशी। इसका कारण जानती हैं आप? इसका कारण है कि शिवांशी ने पृथ्वीलोक के मनोरंजन साधनों का इस्तेमाल किया, पृथ्वीलोक पर चलने वाली फिल्मों का आनंद उठाया। क्या शिवांशी, क्या ये सत्य है? माँ, क्या हर बार स्त्री को ही अपनी सच्चाई साबित करनी होगी? आखिर कैसा न्याय है ये आपका नागराज? ऐसा भी क्या गुनाह किया है मैंने? एक बार आप भी उस चलचित्र सिनेमा में फिल्म देखिए, आपको भी ये फिल्मी बीमारी ना हो जाए तो कहना। शिवांशी के मुंह से विचित्र विचित्र शब्द सुनकर नाग सभा में मौजूद सभी नाग नागिन परेशान थे, लेकिन बानी इसका जिम्मेदार खुद को मानती थी, इसीलिए वो सभा में अपनी गलती को स्वीकारते हुए बोलती है, नागराज, शिवांशी को पृथ्वीलोक के मनोरंजन के साधनों की जानकारी मेरे से मिली, इसलिए असली गुनहगार मैं हूँ। नागिन बानी, नियमों का उल्लंघन तो शिवांशी ने किया है, नागलोक के नियम। नागलोक के नियम पर बार बार भाषण सुनकर शिवांशी गुस्से में बोलती है, नागराज, ये क्या नियम लगा रखा है आपने? नागलोक के नियम इज योर नियम, नन ऑफ माई नियम। और आप नागलोक की प्रजा से पूछिए, जब से मैंने उनको पृथ्वीलोक के मनोरंजन साधन से अवगत कराया है, उनको भी मजा आया है, तो इसमें बुराई क्या है? नागराज, वैसे शिवांशी सही कह रही है, पृथ्वीवासियों की कुछ आदतें और कुछ साधन अच्छे हैं, तो उनको अपनाने में क्या हर्ज है? हाँ नागराज, मैंने भी जादुई गोले पर झलक देखी, मुझे भी उसमें कुछ गलत नहीं लगा। जी नागराज, अब तक मैंने जो भाषा इस्तेमाल की वो पृथ्वीलोक के फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले डायलॉग्स हैं। अगर हम भी उनके इस साधन के बारे में और जाने और उसका इस्तेमाल करें तो कल को हम भी नागलोक में इस मनोरंजन के साधन को ला सकते हैं, जिससे हमें बार बार पृथ्वीलोक नहीं जाना पड़ेगा। सभी की बातें सुनने के बाद नागराज को भी कहीं न कहीं ये लगता है कि शिवांशी की बात सही है और वो उसको बंधन मुक्त करके उसको और बाकी नाग नागिनों को कभी कभी पृथ्वी लोक पर जाकर इस मनोरंजन के साधन का इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं। और उनका ये फैसला सुनकर शिवांशी खुशी से एक डायलॉग मारते हुए बोलती है, हे नागराज, आप पुरुष नहीं। क्या मैं पुरुष नहीं हूँ? शिवांशी ये क्या कह रही हो? होश में तो हो। अरे पूरी बात तो सुनिए नागराज, आप पुरुष नहीं, आप तो महापुरुष हो। शिवांशी की इस बात पर वहाँ मौजूद सभी नाग नागिन हंसने लगते हैं। इसी के साथ नागलोक में मनोरंजन के लिए फिल्में देखने की अनुमति मिल जाती है और ये सब शिवांशी के कारण होता है। इसीलिए नागलोक में सब उसे फिल्मी नागिन के नाम से जानने लगते हैं।